और अब आपको ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? दिख रहा है? तो बेटा अब हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्या किया था ये बताना, हम लोगों ने किस पे खत्म किया था? ये चीजें हो गई थी क्या पॉइंट चार्जेस के बाद? सॉलिड स्फीयर्स पे मैंने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया था क्या स्फीयर्स का? स्फीयर्स का पोटेंशियल डिफाइन हो चुका है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किया था जहां पे पोटेंशियल जो होता है, याद करो क्या किया था? हेलो, यस सर। क्या किया था लास्ट क्लास तक? याद नहीं है? क्वेश्चन तो किया था। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये वाली? यस सर। ये वाली क्वेश्चंस कैसे करते बताओ बताओ बताओ। ठीक है चलो, अरे कोई बात नहीं, मैं नहीं आया तो मैं सिखा दूंगा आपको। आपको याद है ना इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी रहेगा आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि हम ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास पोटेंशियल फील्ड दे रखे, सपोज कीजिए कि मैं आपको ऐसे बात बोल रहा हूँ, अगर आपने किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के, सॉरी, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िग, क्यों नहीं है? हम्म, तो मैंने बोला था आपको कि किसी भी पॉइंट पे अगर किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का, अगर आपको आप कोई भी जानते हो कि चार्ज जो होता है, चार्ज किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हो, कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसी भी टाइप में दिया हुआ हो, कोई स्क्वायर के साइड वर्टिसेस पे चार्ज 4 पॉइंट रखे हुए होंगे, किसी सोर्स, किसी सिस्टम के अंदर 2 सोर्स चार्ज होंगे, किसी के अंदर 2 से ज्यादा होंगे, या किसी में थोड़े एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होंगे जैसे कि वायर प्लेट शीट आ जाएगी और एक पॉइंट चार्ज रखी रहेगी, और कैसे भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है इसको चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है? तो ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण हम जानते हैं कि हर एक पॉइंट पे क्या होगा, हर एक पॉइंट, इवन उसके अंदर वाले पॉइंट हो बाहर वाले पॉइंट हो, स्पेस का हर पॉइंट पे एक वेक्टर वैल्यू असाइन हो जाएगी। ये बात जानते हैं कि नहीं? यस सर। इसी को क्या कहते हैं, इस हर पॉइंट पे जो वेक्टर वैल्यू असाइन हो रही है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है? और हमने बहुत सारे जगह पे देखा है कि हमने कैलकुलेट किया है कुछ कुछ ऐसे चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जैसे कि सिंपलेस्ट में आपने देखा होगा कि पॉइंट चार्ज के लिए आपने किया है, पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी पॉइंट पी जो कि r डिस्टेंस दूर है, इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण एक क्या हो रही होगी, इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी एक वेक्टर असाइन हो रही होगी। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो सर जानते हैं कि अगर ये r डिस्टेंस दूर है और उसके ऊपर चार्ज q है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल Q होगी, कैपिटल बाई आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड होगी सर, डायरेक्शन जो होगी वो r कैप होगी। सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर की तरह दिखाया जाएगा, एरो की तरह, ये बात जानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास ई दिया हुआ है, एक्सप्लिसिटली क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है, राइट? अब मैं कहूं एक रिलेशन के बारे में, और बहुत सारे हम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़े, इवन हमने कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में पढ़ा है। कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में हमने जाना है कि किसी पॉइंट पी पे अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये देखो हम हमेशा मेजर कहां से करते हैं? सेंटर ऑफ दिस स्फीयर से, तो उससे कितना डिस्टेंस दूर है। और क्या बोला था, अगर पॉइंट पी एक्सटीरियर पॉइंट है इस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का जिसके ऊपर चार्ज क्यू दे रखा है, तो हम इसको कैसे बिहेव करवाते हैं? इस सॉलिड स्फीयर को कैसे बिहेव करवाते हैं, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को? लाइक अ पॉइंट चार्ज। लाइक ए पॉइंट चार्ज, और इसके सेंटर पे पूरा पॉइंट कंसाइड वो कर देते हैं कि पूरा चिपक गया उसमें आके, और अंदर में देखना रहता है तो हम बोलते हैं कि सर अगर सॉलिड होगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होगा, तो सर अंदर में वैल्यू ई की 0 होती है।
क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो भी वैल्यू होती है 0 होती है, ठीक है। और सर अगर हॉलो होगा, कंडक्टिंग में भी हॉलो होगा, तब भी 0 होगी सर। इसका कारण आपने बताया था कि हाँ सर ये पॉइंट कंडक्टिंग पे नहीं पड़ रहा है। आप कंडक्टिंग मटेरियल पे बोलोगे, कंडक्टर्स पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप ये बात समझोगे, यहां पे आप करंट में जानोगे कि वायर के अंदर फील्ड रहती है, 0 नहीं होती है। तब इसका अर्थ क्या होता है? यानी आपको अगर फील्ड रह गई तो चार्जेस एक बार जाके एक सर्टेन शेप में जाके बैठेंगे नहीं, वो मूव करते रहेंगे। तो हम किस टाइप के चीजों के लिए पढ़ रहे हैं? जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका एक टाइम के बाद अब कांस्टेंट बन गया। अब स्फीयर पे जैसा भी चार्जेस आना था आ गया, अब वो रुक गया, फिर उसको फ्रीज कर दिया है, इसी के लिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अगर वो मोशन होते रहे, यानी उसके अंदर फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसके केस को हम नहीं पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो यानी अगर आपने बोला सर इस पॉइंट पे सर जो कि कंडक्टर के ऊपर नहीं पड़ रही है, तब भी इसके अंदर अंदर आप 0 कैसे बोल रहे हो? तो मैंने आपको बोला था कि गॉस लॉ के थ्रू कि इसके देखो फील्ड लाइंस क्या हो रही होगी। मान लेते कि ऊपर तो पड़ रही होगी, बाहर वाले सरफेस पे तो हमेशा रहेगी। यही तो कहते हैं कंडक्टर के किसी भी सरफेस पे चार्ज रहती है, अंदर रिसाइड नहीं करती है। तो ये जो कंडक्टिंग होगा ये सब पे के सरफेस पे ही होगी। और कैसे सरफेस? आउटर सरफेस, ये भी तो एक सरफेस है अंदर वाला इस स्फीयर का। हाँ ये स्फीयर हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर ये भी है लेकिन हॉलो स्फीयर है। और इस पॉइंट अगर हम जो ले रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे तो मैं बोल दूंगा कि हाँ सर कंडक्टर के अंदर पड़ रहा है तो E0 है, लेकिन ये वाले पॉइंट में आप कैसे E0 बोल रहे थे? तो आपने बोला था कि गॉस लॉ के बेसिस पर हमने देखा था सर कि यहाँ पे से, क्योंकि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे फील्ड 0, तो E.ds 0, तो यानी इसके अंदर टोटल अगर इस स्फीयर जो एक छोटा सा एक स्फीयर है गॉसियन स्फीयर, ठीक है, जो ये अंदर ये दो जो मेटल के अंदर पड़ रहा है, इसके थ्रू फ्लक्स क्या है? 0। तो क्यू इन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट भी 0 होना चाहिए। तो सर यहाँ पे चार्जेस नहीं है, इसके इस सरफेस पे चार्ज नहीं है, इनर सरफेस पे चार्ज नहीं है सर। यानी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, बाहर तो पक्का चार्ज है ये मालूम है, ये वाले सरफेस पे तो बाहर में के मालूम है। तो फील्ड लाइंस यहां से ऑरिजिनेट हो रही होंगी, अब ये अंदर जाएंगी ही नहीं, तो सभी जगह फील्ड क्या है? 0 है। बाहर से जो जनरेट हो रही है वो अंदर घुस ही नहीं सकती है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज से तो हर हर जो स्फीयर का हर एक छोटा पॉइंट क्या है? पॉइंट सोर्स चार्ज है। अब वो पॉइंट सोर्स चार्ज हमेशा पॉजिटिव है, तो यहां से फील्ड लाइन तो ऑरिजिनेट ही करना पड़ेगा, टर्मिनेट तो कहीं होगा ही नहीं, तो अंदर जाने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। तो फील्ड लाइन सब अंदर 0। तो अगर सर हॉलो स्फीयर है तब भी यहाँ पे अंदर वाले पॉइंट से फील्ड लाइंस क्या है? 0 है सर। तो आप इन शॉर्ट क्या कह सकते हो कि आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है सर, कंडक्टिंग स्फीयर आ गया माइंड में। तो कंडक्टिंग स्फीयर का अगर मैं कहूं इंटरनल पॉइंट के ऊपर 0 होगा, चाहे वो कंडक्टर में पड़े या उसके पॉइंट कैविटी में पड़े। हाँ बाहर वाले को सर हम वैसे कैलकुलेट कर लेंगे पॉइंट चार्ज मान। ये बात समझ में आ गया था सर? ये सर आपने बताया था कि सॉलिड वाले के लिए फिर कैलकुलेट किया था, अगर बाहर वाला कोई पॉइंट पी है जो कि सेंटर के सॉरी स्फीयर के जो सेंटर से है ये r डिस्टेंस दूर है, तो इसको भी क्या करेंगे? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करवाएंगे और यहाँ पे फील्ड निकाल लेंगे और इसको डायरेक्शन दे देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो ई निकाल। तो हमने जो आज तक जो सोर्स चार्जेस जैसे भी टाइप के पढ़े, चाहे आपको वायर भी निकाला है हमने यहाँ पे पॉइंट पे 2k λ/r आता है ना इसका, बहुत सारे चीजों के लिए, जिसके लिए शीट के लिए भी पढ़ा है यही आता है ना। यस सर। आप लोग को भी ऐसे वैल्यूज याद होनी चाहिए सबको हर टाइम पे। जब मेरे को याद करना पड़ रहा है यार, तो तुम लोग को तो करना पड़ेगा। हम तो यहाँ पे नहीं याद रहेगा तो क्या करेंगे? डेरिवेशन करके तुरंत निकाल लेंगे। हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, चलो सिलेंडर बनाते हैं, ये देखो ये गॉसियन सरफेस है, सिमेट्रिकल सरफेस है, यहाँ पे देखो कर्व सरफेस है, यहाँ पे जो फ्लक्स हो रहा होगा 0 होगा, इसी से निकलेगा इसी से निकलेगा, और यहाँ पे देखो फ्लक्स लाइन ऐसे निकल रही है और यहाँ पे ऐसे निकल रही है, और डी डी एरिया इसका इसी डायरेक्शन में है,
तो देखो यहाँ पे दोनों आ जाएगा, दोनों का समीशन हो जाएगा, 2 टाइम्स द फ्लक्स ऑफ दिस वन इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके निकाल लेंगे। और यहाँ पे फ्लक्स कितना आएगा, हाँ सर यहाँ पे ई सबके ऊपर कांस्टेंट है, ई आ गया, इसका एरिया क्या हो गया, इसका पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर सर, ये लो सर, ये रहा 2 टाइम्स ई पाई आर स्क्वायर सर इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, ये रहा सर आपके पास, यहाँ रहा क्यू। कैसे निकालेंगे सर, ये शीट है सर, यहाँ पे एक बार सिग्मा टाइम्स ए कर देंगे सर, सिग्मा टाइम्स ए और बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स क्या आ गया आपके पास, ई टाइम्स डी ए, तो डी ए यहां से आया, तो यहां पे आपके पास आ गया, यहां सिग्मा टाइम्स ए लिख देंगे। और देखो सर ये आ जाएगा, यही आएगा सर, और ए क्या होगा यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर ये देखो सर यहाँ पे भी सिलेंडर है, तो सिलेंडर का भी, तो इसको यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को ए लिख दो, या यहाँ पे ही लिख दो यार, चलो यहाँ पाई आर स्क्वायर लिख दो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 आ गया, और क्या आ गया, ई आ गया। और तुम लोग को याद रहना चाहिए भैया, है कि नहीं, यस सर। तो ये चीज हम लोग के लिए जब याद कर ले रहे हैं, तो तुम्हें तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो अब हमने ये बोला कि सर यहाँ पे आपने जो किया है सर, ठीक बात है सर, इस बेसिस पे सर आपने क्या किया है कि एक बात बताइए सर, कि यहाँ पे आपने ई कैलकुलेट करवा दिया था। अब मैं बोलूं कि अब आपके पास मालूम है पॉइंट्स पे, किसी भी पॉइंट्स पे, हाँ कुछ जगह पे सर्टेन पॉइंट्स हैं जिसपे आपको सर्टेन जगह पे ही निकालने के लिए बताया गया, जैसे रिंग में आपको एक्सिस पे ही निकालने के लिए बताया गया है। ये वाला फॉर्मूला, तो आपको सिर्फ वर्स्ट पॉइंट पे निकालेंगे जो एक्सिस पे पड़ते हैं, इस पे आपको निकालने के लिए नहीं बताया गया। डाइपोल में भी यही, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, लेकिन आपको कुछ ना कुछ फील्ड के बारे में किसी पॉइंट पी पे मालूम है। मैं बोलूं कि क्या आपने सर बोला था कि ये जो होता है, ये वाला जो केस जाता है, ये वाला सर आपने जो डायग्राम रख दिया था, ये वाला सर, रिंग क्या बेटा बोल रहे थे, रिंग के कारण क्या कुछ बोल रहे थे, बोल रहे तो पूछ लो, कोई इश्यू नहीं है। कुछ पूछ रहे थे क्या, नहीं, ठीक है। तो आपको मैंने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला दिन जो स्लाइड खोला था, मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या बनाती है, वेक्टर फील्ड की तरह है। वेक्टर फील्ड क्यों बोल रहे हैं, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैथ्स के टर्म्स में जब सोचते हैं तो हम भाई इस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं तो कब बोल रहे हैं, जब हर पॉइंट पे क्या हो रही है, एक वैल्यू असाइन हो रही है, जो किसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द चार्ज आ रही है। अब मैं बोलूं, अब यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैथमेटिक्स वे में सोच रहे, इन जेनरिक वे में यहाँ पे मास रख देता हूँ, और मैं बोलूं इस मास के कारण यहाँ पे एक हर पॉइंट पे एक फील्ड, एक वैल्यू असाइन हो रही है, वेक्टर वैल्यू, तो वैसे क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड उस पॉइंट्स के कारण जो बनेगा। तो वो सारे फील्ड्स कैसे हैं, वेक्टर फील्ड, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वैल्यूज हर पॉइंट पे क्या असाइन कर रहे हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी यूज असाइन कर रहे हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज, जो उसके लिए जो क्या सोर्स होता है, कॉज क्या होता है, कौन प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के अराउंड क्या होता है, हर पॉइंट पे एक वैल्यू असाइन होती है, वेक्टर वैल्यू। हर वेक्टर वैल्यूज अगर ऐसे हर पॉइंट पे, यानी स्पेस के एक सर्टेन से रीजन पे हर पॉइंट पे एक वेक्टर वैल्यू असाइन हो रही है, किसके कारण, इस बार मूविंग करंट, जो करंट के कारण, मूविंग चार्ज के कारण, तो इस कारण से हर पॉइंट पे एक वेक्टर वैल्यू असाइन हो रही है। तो ऐसे स्पेस के रीजन,
जिनके हर पॉइंट पे वेक्टर असाइन हो रही है उसको क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। और क्योंकि इस फील्ड में पॉइंट पे वेक्टर क्वांटिटी असाइन हुई है तो इसी के लिए वेक्टर फील्ड कहते हैं। तो ये वेक्टर फील्ड आप अगर चार्ज के केस में बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मास के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, यानी जिसका सोर्स मास है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये क्या कहता है कि ये फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है, एक दूसरा फील्ड भी प्रोड्यूस होता है साइमल्टेनियसली। वो फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अरे आपने यही काम किया था। एक सोर्स चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, और इस पॉइंट पी पे मान लीजिए सोर्स चार्ज है, स्फीयर नहीं है, ठीक है, सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज, और ये एक सर्टेन डिस्टेंस दूर है आर पे। तो यहां पे मैंने बोला एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया ड्यू टू दिस चार्ज। तो यहां पे जो आता है वो क्या आता है, क्या आता है बताओ, क्या आता है, अरे याद तो करो। हाँ, तो ये क्या इसी पॉइंट पे है क्या, इस पॉइंट पे भी है, एस पॉइंट पे भी है, निकाल लो इसको अपना। आर बता, जानकारी कर लो, क्यू जानकारी कर लो, एस पे आ जाएगा वैल्यू। क्या इस पॉइंट पे नहीं होगा, तो यानी सर्टेन पॉइंट, हर पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू असाइन हो रहा है। और कैसा वैल्यू इस पर असाइन हो रहा है, क्या ये स्केलर है कि वेक्टर है, ये वैल्यू, तो ये स्केलर है। कोई डायरेक्शन मैंने दिया क्या, कोई आर कैप, बी कैप, सी कैप दिया क्या? तो ये स्केलर वैल्यू है, तो इसको इन जेनरिक क्या कहेंगे। अब ऐसे जो पॉइंट है, ऐसे पॉइंट के कलेक्शन, स्पेस का सेम स्पेस है, सेम स्पेस है, उस पे एक बार वेक्टर असाइन हुई है, तो उस कारण से जो वेक्टर वैल्यूज है हर पॉइंट पे जो असाइन हुई है, उस वो हर पॉइंट का मतलब हर पॉइंट पे कितना है, उसके एक सर्टेन कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, फील्ड। और इस बार वेक्टर असाइन हुई तो ये वेक्टर फील्ड हुई। और यहां पे इस बार इसी सोर्स के कारण, इसी रीजन में, उसी पॉइंट पे एक दूसरी वैल्यू असाइन हुई है, लेकिन इस बार असाइन हुई है कौन सी, स्केलर वैल्यू। तो इस कारण से एक क्या वैल्यू वो प्रोड्यूस हुई होगी, हर पॉइंट पे ऐसे ही स्केलर वैल्यूज असाइन होगी। तो इस कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड। अब लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और स्केलर फील्ड दोनों ओवरलैप करके सोर्स चार्ज की तरफ है। तो हम बोले कि हम इस फील्ड, अगर हमें मालूम है स्केलर फील्ड के बारे में, स्केलर वैल्यू के बारे में मालूम है, आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम क्या वेक्टर के बारे में जान सकते हैं, उसके ई के बारे में। यानी इसका अगर वी दिया हुआ है तो क्या हम ई जान सकते हैं क्या? ये आप जब क्लेम कर रहे हो इंटरकनेक्टेड है सर, तो जान सकते हैं क्या? तो हम बोले हाँ जान सकते हैं। इसका दो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपको एक बोला था डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये बताया था कि नहीं? यस सर। ये क्या है, कनेक्शन ही तो है वी और ई में। यानी आपके पास ई मालूम है तो आप वी निकाल लोगे ना। यही तो हम काम किए थे भैया। आपने बोला ई पॉइंट चार्ज के लिए, तो हमने रख दिया पॉइंट चार्ज वाला ई का फॉर्मूला, और मूव किए कहां से कहां तक, इंफिनिटी से और किसी पॉइंट पी तक आए। तो अब ये बताओ सर, ये चलो ठीक है, क्या आप मुझे ई बता सकते हो जब आपके पास वी मालूम हो? तो मैंने बोला हाँ। तो आपने बोला कैसे? तो आपने बोला ये देखो, ई को हम अगर किसी वेक्टर को हम चाहें तो उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। यानी अगर मैं बोलूं आपके पास अगर प्लेन है, ये प्लेन है, तो उसमें कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन पॉसिबल होंगे, दो, एक आई कैप और एक जे कैप। यानी इसका अर्थ आप क्या कहते हो सर, कि अगर कोई भी पॉइंट इस प्लेन में पड़ता है तो मैं उसको ए आई कैप प्लस बी जे कैप के फॉर्मेट में लिख दूंगा हमेशा। यही बोलते हो ना? यस सर। अगर ये पी इस प्लेन में, यानी इस प्लेन में नहीं पड़ा, एक्स और वाई प्लेन में नहीं रहा, तो आपको सर बोलना पड़ेगा कि एक और सर हमें चाहिए होगा,
डायरेक्शन, वो है z डायरेक्शन, के क्या। अब वो पॉइंट P अगर उस स्पेस में कहीं पे भी पड़ा तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं सर। इसका अर्थ क्या आप कह रहे हो कि ये सर अगर मान लीजिए P है तो ये आप जो पोजीशन वेक्टर दिखाते हो वो क्या होता है, उसका टेल कहाँ होता है, ओरिजिन पे, और हेड कहाँ होता है, उस पॉइंट पे। तो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी उसको हमने ड्रॉ किया, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, उसको आप इस फॉर्मेट में दिखा सकते हो, इस फॉर्मेट में दिखा सकते हो। यानी सर आई कैप का जो कंपोनेंट होता है इसको हम बोलते हैं EX, जो J का होगा उसको कहेंगे EJ, सॉरी Y का जो होगा उसको J कहते हैं, Y वाला यानी यहां J है। और यहां पे अगर सर आपके पास Z का होगा तो Z कैप, यानी ये Z कैप है क्या, Z एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर, तो यही तो J कैप K कैप होता है। Y क्या है, Y कैप क्या है, Y डायरेक्शन की तरफ यूनिट वेक्टर, ये तो वही होता है, J ही तो इसको कहते हैं। और X डायरेक्शन में जो होगा एक यूनिट वेक्टर, उसको I कैप ही तो कहते हैं। तो यानी हम किसी भी सर वेक्टर को E वेक्टर, यानी यहां पे देखो E वेक्टर को ऐसा लिखा, और यहां पे हमने क्या लिखा था, R वेक्टर को ऐसे लिख दिया इस फॉर्मेट में। तो इन जनरल अगर मैं बताऊं कोई भी वेक्टर होगा सर, उसको एक्चुअली कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है जो कि उस इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस के कंपोनेंट होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। यानी हम वेक्टर को, एक सिंपल सी बात समझ ले कि हम वेक्टर को लास्ट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद क्या तुम जोड़ कर सकते हो क्या, आई कैप और जे कैप को जोड़ कर सकते हो क्या, कभी नहीं जोड़ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने क्या पहला वर्ड बोला, इट्स एन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन, टू थिंग्स आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। आई और जे का कोई संबंध है ही नहीं, तो वो कुछ बनाते ही नहीं है, इसी के लिए इनको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस। आप इस ये तो पूरा मैथमेटिक्स चला जाएगा, इसी के लिए मैं अपने आप को थोड़ा रिफ्रेम कर रहा हूं कि उतना दूर ना जाओ। लेकिन मैं इसको आज क्लेम कर रहा हूं कि ई को, किसी भी वेक्टर को अगर मैं चाहूं तो उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं, समेशन ऑफ देयर कंपोनेंट। ये बात आप मान रहे हो कि नहीं। yes, अगर ये बात मान रहे हो तो सर ई के हमें अगर चाहिए तो हमें ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये सर मालूम हो जाए ई एक्स ई वाई ई जेड, तो मैं ई बता सकता हूं। अगर मैं बोलूं ई एक्स कैसे मालूम करोगे, तो सर आपने अब बता दिया था इस चीज को, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स होता है, ये चीज बताई थी, ये बताई थी क्या। yes, sir. और ऐसे ही y निकालना हो तो आप इसका v को क्या करोगे, माइनस टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डेरिवेटिव मालूम है सबको कि अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर y है लिखा हुआ आपके पास, ये v है, तो इसको अगर आपको x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है तो आपको y को कैसा कांस्टेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो आप जब बोलोगे डेल v बाई डेल एक्स, तो सिर्फ यहां पे जो लिखा हुआ है, यहां पे जो भी लिखा हुआ है नीचे में, उसी को वेरिएबल मानोगे, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर y है तो आप सिर्फ क्या करोगे, y को कांस्टेंट मानोगे, ये लिख सकता हूं, v की जगह ये लिख दिया मैंने, y को कांस्टेंट मानोगे। तो अगर मैं बोलता हूं 2x का डिफरेंशिएशन आप जैसे करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करोगे, 2 को बाहर ले आते हो, कहते हो वो डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं करेगा,
अब अंदर वाला करेगा। x का dx के टर्म में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। यस सर। तो ये आता है आंसर 2। सेम चीज यहां पे आपको y क्या कैसे कंसिडर करना है? कांस्टेंट की तरह, तो y बाहर आ गया। तो आप इन दोनों के बीच में संभाल लो सर। और ये तब जाके सिर्फ क्योंकि अंदर में सिर्फ x का चीज बचा, अगर मान अंदर में x का सिर्फ चीज बचा तो इसी के लिए यहां पे डेल अब d बन जाता है। अगर यहां पे यही चीज रहता, अगर एक्स स्क्वायर प्लस जेड रहता, फिर सपोज कर लीजिए, तो आप इसको कहते कि डेल को हमें करना पड़ेगा किस पे? एक्स स्क्वायर प्लस जेड सर करना पड़ेगा। और सर फिर मैं इसको क्या करता, यहां वाले को इस ऐसे फॉर्मेट में तोड़ देता। कर सकते हैं। और सर फिर मैं क्या करता, ये वाला चीज y बाहर आ जाता और फिर डेल d बन जाता एक्स स्क्वायर और dx। अब यहां z बाहर आ गया, कुछ अंदर में रहा नहीं, यानी 1 कांस्टेंट रह गया अंदर में, और इसको अब डेल डी बना दिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएशन होता है dx के टर्म में निकाले तो ये 0 होता है, तो ये 0 रहेगा सर, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई। एक सेकेंड आप रुकिएगा। अच्छा, ये बात समझ में आई? यहां तक समझ में आई ना? यस सर। लेकिन आपको अब ऐसे कैसे सोचना है, ये इतने लंबे प्रोसेस से नहीं जाना है, आपको सिंपल ऐसे सोचना है। सर कैसे सोचेंगे? जैसे कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला में क्या बोल रखा है, वी कैसे आपको डिफाइन कर रखा है? ये ऐसा है, वी आपके पास दे रखा है, तो वी आपके पास दे रखा है, वी आपके पास दे रखा है, ये दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यानी है क्या ये, हर पॉइंट पे वी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जी, जी जेड बोलो इसको, ठीक है, जेड एक्स वाई जेड, हर पॉइंट पे, यानी किसी भी पॉइंट को लिखेंगे, उसका एक्स कितना है, उसका वाई कितना है, और उसका वाई कितना है, और फिर उसका जेड कितना गया, तो वो पॉइंट का क्या हो गया, पोजीशन हो गया उसका। तो यानी हर पॉइंट पे एक्स वाई जी मालूम है, यानी उस पॉइंट का, उस पॉइंट यूनिट स्पेसिफिकली हम जानते हैं उस पॉइंट के बारे में। तो हर पॉइंट पे क्या है, एक वैल्यू असाइंड है, स्केलर वैल्यू। मान लो एक पॉइंट लिए हमने 1,1,1, तो इसका एक्स क्या हुआ 1, y1 z1, तो यहां पे रखेंगे वैल्यू, इसके अंदर रखेंगे, एक्स आपका 1 आ गया, y भी 1, ये भी 1, एक्स टाइम्स जेड क्यूब, जेड 1 है आपका, तो 1 का क्यूब 1, और फिर टाइम्स 1, 1 प्लस 4, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये क्या है, इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल है 2 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल। आप जो पॉइंट रखोगे उसका पोटेंशियल मालूम चल जाएगा। तो यानी एक प्रकार से इस चार्ज के कारण हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपको मालूम है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके ई के बारे में बताइए, तो आप बोलोगे ई के बारे में सर पहले एक्स के टर्म्स में ई एक्स निकालेंगे, ई एक्स निकालेंगे तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे। अब ये जो फंक्शन दे रखा है ये वाला सर,
तो इसको अगर हम x के टर्म में डिफरेंशिएट करते तो y और z कांस्टेंट रहेंगे। तो पहला वाला जो आएगा ex, अब हम सीधे करते, इतना मैथ में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, माइनस टाइम डेल करना स्टार्ट करते, माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई, तो y कांस्टेंट है तो y बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x आएगा कि नहीं। इसमें x इंटू जेड क्यूब, z तो कांस्टेंट है तो z बाहर ही रह जाएगा, उसको कुछ होगा नहीं, z क्यूब रह जाएगा, तो माइनस टाइम z क्यूब रह जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन x के टर्म में क्या होता है 1, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 0। ये आपके पास ex आ गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2x और प्लस z, ये क्या आया ex आया आपका। और वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा x डायरेक्शन का ex i कैप, जेड क्यूब है यहाँ पर। हाँ तो z समझा नहीं, z अच्छा z क्यूब, अरे देखिए मिस्टेक हो जाता है हमसे, थोड़ा मैथ्स थोड़ा कमजोर है मेरा, हो जाता है, कोई बात नहीं। आप लोग देखिए यही कॉर्पोरेशन होता है, कॉर्पोरेट एक दूसरे को कॉर्पोरेट करके काम होता है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग करेक्ट करते हैं, यानी आप लोग ध्यान दे रहे हैं इस चीज को, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ ex i कैप प्लस ey z कैप प्लस ez, समझ में आया। तो यहाँ पे x आएगा ये वाला, y आप बताइए, y को इस बार डिफरेंशिएट करना है टर्म्स में, तो ये ey निकालना है तो डेल v बाई डेल y करना पड़ेगा। y को इस बार करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास ई वाई क्या है, ई वाई है, अच्छा माइनस टाइम है ना, माइनस टाइम डेल वाई बाई डेल वी बाई डेल वाई होगा, तो ई वाई हमारे पास आएगा माइनस टाइम्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस बार वाई को, इस वाई को वेरिएबल मानने हैं तो बाकी सब कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे रह जाएगा, और वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 होता है डिफरेंशिएशन। ये एक्स जेड क्यूब, इसमें y की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कुछ है ही नहीं इसमें, y का पावर 0, y की पावर 0 यानी एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का y के टर्म्स में डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो 0, और इसका भी 0, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। देखिए आगे यही आता है कि नहीं, सबका यही आएगा, ये बात समझ में आ गया ना, ये लिखा और फिर सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यही देखिए हमारा इसमें आया था, ये इसमें आया था, और इसका ये फिर से इसको विद रिस्पेक्ट टू z करना पड़ेगा, तो इसका क्या है कि हमें डेल v बाई डेल z मानना पड़ेगा, तो z ही एक वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट, तो आगे वाले में तो z है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z है तो 0 आएगा। यहाँ पे z क्यू है और x तो कांस्टेंट है, तो यहां पे अगर करेंगे तो माइनस रहेगा, तो x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो x एज अ कांस्टेंट रहेगा, z क्यूब का 3z स्क्वायर, और ये क्या डेल v बाई डेल z है, ई जेड क्या है माइनस टाइम डेल v बाई डेल z, तो ये माइनस जो आएगा इसके माइनस माइनस प्लस होके 3xz स्क्वायर, यही तो आ गया। और ये क्या होगा, ये तो Ez आया, तो Ez का कंपोनेंट यानी इस डायरेक्शन का कंपोनेंट, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये आ जाएगा 3xz स्क्वायर, और z का कंपोनेंट के क्या, मतलब z का कंपोनेंट बोल रहा हूँ, z का यूनिट वेक्टर जो होता है वो ठीक है, ये आ गया। तो आपने इससे ये बताया कि अगर हमें वेक्टर फील्ड के बारे में मालूम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी जान सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम होगा तो वेक्टर फील्ड के बारे में भी जान सकते हैं। सॉरी मैंने क्या बोल दिया यार शिट में, अगर मैंने ये देखो, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम है तो मैं पोटेंशियल के फील्ड के बारे में जान सकता हूँ,
और अगर पोटेंशियल के फील्ड के बारे में मुझे मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं बता सकता हूं, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। ई मालूम तो वी निकाल सकते हैं, और वी मालूम तो ई निकाल सकते हैं उसके हेल्प से। ये बात समझ में आ गई ना? ये Yes, रिलेशन sir. समझ में आ गया ना? सब कुछ सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. बेचारे ऐसे यस सर बोल रहे हैं कि हम दुखी हो गए हैं। दुखी उखी तो नहीं हो गए हो ना? No, No, sir. sir. ठीक है ना? सबको आ रहा है ना समझ में बेटा? थोड़ा Yes, sir. मैथमेटिक्स है, लेकिन मैं कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ चीजों को। ठीक है बेटा, तो ये चीज हो गई थी। अब देखो हम सेम चीज यहाँ पे करते बेटा। हमने बोला इस बार कि कौन सा लिया है हमने। आप ऐसे सोचना, इस बारे में सोचना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, दे रखा है, वो कंडक्टिंग सब्सटेंस है। आप इस ढंग से मत सोचना कि दो टाइप से हम बांटेंगे स्फीयर को। एक कंडक्टिंग स्फीयर, ये माइंड मैप रहेगा, और दूसरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमने देखा कंडक्टिंग स्फीयर हो या नॉन, ये कंडक्टिंग स्फीयर में कैसा भी हो, सॉलिड हो या हॉलो हो, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ऊपर ही रहता है, सरफेस पे ही रहता है। यानी हमारे पास कंडक्ट सॉलिड स्फीयर दे रखा है कंडक्टिंग में, या हमारे पास एक शेल दे रखा है कंडक्टिंग शेल उसके ऊपर, लेकिन वो कंडक्टिंग में दे रखा है। तो कंडक्टिंग शेल दे रखा है हमारे पास, वो हो, दोनों में से कोई हो, है तो कंडक्टिंग स्फीयर ही। ठीक है, तो इस केसेस में चार्ज हमेशा क्या रहता है, सरफेस पे लाई करता है, और ये सेम बिहेवियर दिखाते हैं। इसमें भी ई जीरो अंदर हर पॉइंट पे, चाहे कैसा भी हो, शेल हो या सॉलिड हो, लेकिन कंडक्टिंग हो। तो ई अंदर में जीरो और बाहर में पॉइंट चार्ज की तरह। इस केस में अलग था। इस केस में क्या था कि इस केस में अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज की तरह अंदर में आते हैं, तो याद करो रो बाई 3 ऐसा कुछ करके आता है। आर कहां से, इसके सेंटर से, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज की तरह, यानी कि क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इसका डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से, और वेक्टर साइन है तो ऑफ कोर्स रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, डिपेंड करता है कैसा क्यू रखा है हमने, सोर्स चार्ज कैसा है। अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड निकाल दूंगा, अगर निगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड कर दूंगा। तो फील्ड के केसेस में कहां पे दिक्कत आती थी, यानी टूटता कहां पे लय था, नॉन कंडक्टिंग वाले में। बाकी कंडक्टिंग वाले में थोड़ा सा तो यहाँ पे वैसे ही है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे बस यहाँ पे थोड़े, यहाँ पे चाहे आपके पास शेल हो या सॉलिड हो, यहाँ पे सब वही फॉर्मूला, ई जीरो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, चाहे दोनों के केसेस में। इस केस में थोड़ा सा लैग टूटता है नॉन कंडक्टिंग में। नॉन कंडक्टिंग में देखो, अगर हॉलो होगा तब अलग केस बनता है, और सॉलिड होगा तो अलग केस बनता है। हॉलो होगा तो ई जीरो है अंदर में, मालूम है सर, ये चीज मुझे मालूम है, लेकिन बाहर में पॉइंट चार्ज की तरह इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें यहाँ पे हर जगह पॉइंट पे वैल्यू रहती है, इंटीरियर पॉइंट्स पे वैल्यू रहती है, और वो ये आती है, ये एट एनी पॉइंट जो कि अंदर में है, बाहर पॉइंट चार्ज की तरह। तो अब हमें ई के बारे में इसके मालूम है, राइट? अब हमें वी के बारे में मालूम करना है। ठीक है, तो वी के बारे में मालूम करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आपको DV इस समझ DV गए, square. डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। चलो देखते हैं इसका, और स्फीयर को ऐसे मान के अब चलना। ठीक है, तो यानी हमारे पास एक चीज समझ में आ गया, अगर मैं इसको आपको रिवीजन करा दूं तो
चलो देखो यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट वाला अगर आपको देखना है, हाँ इसका ग्राफ देखते हैं, ये वाला। आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, यानी आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर हो, ये देख लो, स्फीयर हो, ये बोल सकते हैं सीधे इन शॉर्ट। सॉलिड हो या हॉलो हो ये चलो कोई बात नहीं है, कंडक्टिंग स्फीयर हो, यानी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग में एक स्पेशल केस सिर्फ शेल वाला, तो उसके लिए फॉर्मूला से ई का, यानी जो हम ई डॉट डी आर वाला डेरिवेशन करेंगे, क्या हो गया सिमरन बेटा, गुस्सा हो गए? अरे अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अरे मैं समझ गया, इंटरनेट थोड़ा आपका वीक है तो सर साउंड वैसे लैग करके आ रहा है, बट ठीक है मैं समझ गया, ऐसे ही मजाक करते रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है ना? अरे कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, सॉरी वॉरी थोड़ी चलता है, चलता है इतना यार। तो डीवी वाई ई वाला, तो यानी ई जो हम फॉर्मूला जो रखेंगे ये तीन चीजों के लिए सेम है, तो हमारा जो डेरिवेशन होगा ये तीनों के लिए सेम होगा क्योंकि ई ही सेम है। ठीक है, तो यहां से आप माइंड मैप कैसे रखोगे, स्फीयर को कैसे बांटोगे, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी केस हो सेम चलेगा, इसमें नॉन कंडक्टिंग वाले में शेल होगा, शेल वाला तो ये चलेगा, और नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ये चलेगा क्या है, ये वाला ग्राफ, यानी ये वाला रिलेशन। और ये वाला रिलेशन कहां नहीं चलेगा, सिर्फ एक में नहीं चलेगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। उसके अंदर क्या फॉर्मूला है, बाहर की ओर पॉइंट वाला टाइप का, और अंदर में रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर, और आर कैप ऐसा आ जाएगा जो रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड वाला जो देखा होगा। और अब हम जो चलेगा वाले से कर रहे हैं उसका ई सिर्फ रखेंगे और डीआर के टर्म्स में इंटीग्रेट करके जो निकालेंगे तो वो क्या देगा, वी यहां से अगर इंफिनिटी से पॉइंट ए तक जा रहे हैं तो यहां पे आ गया, और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से, इंफिनिटी के पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वहां से लेके वी का जो पॉइंट तक है, ए के पॉइंट पे जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां तक, यही होगा। और यहाँ पे फिर लिखेंगे तो वी ए माइनस वी इंफिनिटी जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास माइनस टाइम इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन देखो दोनों साइड लगाए हैं, ये डेफिनेशन रखा डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, बोला कि दोनों टाइम अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन रख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। अगर इक्वेशन में मैं y इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ हूं और दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या चेंज आता है इक्वेशन में, नहीं आता है चेंज इक्वेशन में, मैं सिर्फ इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ चीजों को। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, और यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, यहाँ से उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और कहां तक, जिस पॉइंट ए पॉइंट तक जा रहे हैं वहां तक वहां तक नहीं, वहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी ए। ठीक है, तो वी ए माइनस वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी और अपर लिमिट से वी इंफिनिटी टू, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, और इधर का हो जाएगा आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ई का फॉर्मूला रख के डी आर के टर्म्स में। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये सब रिवीजन भी करवा देता हूं तो आपको रिवीजन भी हो जाता होगा, है कि नहीं, माइंड Yes, में sir. आ जाता होगा। और किसी किसी को नहीं आता होगा तो फिर लगता होगा क्या फॉर्मूला भूल रहे हैं। ठीक है सर। तो यहाँ सॉलिड स्फीयर के केसेस में अब हम ऐसे से याद रखेंगे, इसमें ऐसे याद नहीं रखेंगे, थिन कंडक्टिंग है, ये है वो है, ये सब चीजें ठीक है देने के लिए सही है। और दूसरा हो गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर।
तो ऐसे नहीं, सॉलिड सॉलिड ऐसे आदमी ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, स्फीयर को ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, सॉलिड है कि हॉलो है, ना ना ना, ये वाला अच्छा रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसे भी ऐसे पहला कैटेगराइजेशन किया सॉलिड और दूसरा हॉलो, फिर सॉलिड में फिर ऐसे कैटेगराइज किया कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। हम ऐसा वाला क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे अभी, हमारा बेनिफिशियल इस पे लग रहा है। स्फीयर को हम कैटेगराइज करेंगे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में, और फिर इसको कैटेगराइज करने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादातर ये तीन रास्ते वही होते हैं सबके। ये क्या होता है, कंडक्टिंग में आपके पास सॉलिड हो या सेल हो, इसका सॉलिड हो या सेल हो, सॉरी सेल हो, यहाँ पे सेल आएगा, शेल, सेल नहीं शेल, ठीक है, शेल हो या आपके पास यहाँ सॉलिड हो। ये वाला तीन केसेस हमेशा सेम रहते हैं सब कुछ, इसका ई सेम, और इसका थोड़ा सा भाई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का थोड़ा सा ये पंगे लेने वाले इंसान है, ये थोड़ा अलग होता है बस। तो इसके हिसाब से पोटेंशियल भी तीनों का ऐसे ही सेम। ठीक है, तो अब निकालते हैं उसमें जाके। देखो यहाँ यही लिखा बात, ऑल थ्री स्फीयर्स हैव सेम पोटेंशियल वेरिएशन। देखो किस किस में, थिन हॉलो कंडक्टिंग, थिन हॉलो कंडक्टिंग, थिन नॉन कंडक्टिंग शेल यानी थिन हॉलो कंडक्टिंग शेल, या थिन नॉन कंडक्टिंग शेल, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ये तीनों का सेम पोटेंशियल वेरिएशन, पोटेंशियल वेरिएशन जो फॉर्मूला आएगा वी वाला सेम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया सबको? तो इसको बस निकालना है बस। अब देखो ये वाला चीजों के लिए यहाँ देखो, अब आपने बताया सर, आपने एक बात बताई सर, यहाँ पे एक चीज आपको मैं ऐसे बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ये देखो आ गया आपके पास, हाँ वहां पे ये जो फॉर्मूला रखा, तो ये लगाएंगे कि नहीं, वीपी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस टाइम इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। ये बात समझ में आ गई आपको, ये डेफिनेशन ही है, बस उसको इंटीग्रेशन लगा के, और ये हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था, ये है वही वाला चीज, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। और ये कहाँ से आया है सर, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे क्वेश्चन मत उठाइए सर, डेफिनेशन अपने डेफिनेशन के कारण ही सत्य होता है। हाँ इसके बीच में ये कंक्लूजन ये बता सकते हैं, ये के क्यू बाई आर कैसे आ गया, ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, इसको हम बता सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक डेफिनेशन है जो दिया हुआ है उस पर हम कभी क्वेश्चन नहीं उठाते। tangent is a line which touches the curve at one point। ये डेफिनेशन दिया हुआ, इसी कारण से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, क्योंकि हम क्या बोले कि ये मानते हुए कि एक ऐसा लाइन है जो कि उसको क्या करता है, जस्ट टच करते हुए किसी पॉइंट से निकल जाता है, ये डेफिनेशन है। पॉइंट हैज नो डायमेंशन, ये कैसे माने सर, ये डेफिनेशन है। लाइन हैज वन डायमेंशन, कैसे माने सर, डेफिनेशन है। डेफिनेशन दिया ही गया है कि समथिंग which has only one dimension we call it a line। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, कि इसी के लिए मैं बोलता हूं ये चीज याद रहनी चाहिए हमेशा। ये चीज आप कंक्लूड कर सकते हो बीच में, ये चीजें नहीं ला सकते कहीं से, उसको डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजों को हमने इंटीग्रेट कर दिया था, तो ये देखो यहां से कहां से v इंफिनिटी से v p तक, और यहां से कहां से इंफिनिटी से p तक, जो p का पोजीशन होगा r दूरी होगा उस पॉइंट से। ठीक है, और इसको कंक्लूड करके हम लाए थे ई डॉट डी आर। ठीक है, तो यहां पे एक देखो, ये चीज मैथमेटिक्स के लिए होती है, वो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि इसके लिए एक अच्छा क्वेश्चंस भी आता है। अच्छा आप एक क्वेश्चन करो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप हमेशा एक पैरेलल लाइंस के थ्रू दिखाते हो, ठीक है, ये मान लो कि हमारा एक
ये ग्रीन, इसको ग्रीन कलर से दिखाते हैं। ये हमारा एक फ्रेम हुआ, ठीक है, एक्स वाई फ्रेम। इस फ्रेम में, ठीक है, इस फ्रेम में क्या है कि हर पॉइंट पे, इस प्लेन में हर पॉइंट पे पी पे क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू है ई नॉट। ई नॉट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है आई कैप, तो यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ई नॉट आई कैप। और कैसा ये फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। तो यानी हर कोई भी पॉइंट हो यहाँ पे तो वही वैल्यू है, यहाँ पे भी वही वैल्यू है, यहाँ पे भी वही वैल्यू। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। आपने क्या किया, आपने किया ये चीज कि यहां से आप चले और यहां तक गए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रहा आई कैप, तो फील्ड लाइंस इसमें कैसे दिखेंगे, एस टाइप के ये होंगे कि नहीं, आई डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हुए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेसिस पे हमने जाना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, जहां पे अगर हमारे पास ये दिया हुआ कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा, तो वैसे पॉइंट के कलेक्शन से जो फील्ड बनेगा उस फील्ड को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड। और यूनिफॉर्म फील्ड के लिए जो फील्ड लाइंस होता है, फील्ड लाइंस वो कैसे बनते हैं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो हमने आपको बोला आप ए से बी तक गए, यहाँ पे ये भी होगा, ये फील्ड यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो आप ए से बी गए यानी फील्ड के अगेंस्ट गए कि नहीं, यस सर। तो फील्ड के अगेंस्ट गए तो आपके पास यहाँ पे जो बी का पोटेंशियल होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए ए के रिस्पेक्ट में, यस सर। ठीक है। यानी वी बी माइनस वी ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, राइट। अब इसका फॉर्मूला का डेफिनेशन यूज कीजिए कि डीवी इंटीग्रेट करना है मुझे ए से बी तक, ठीक है। यहां पे माइनस टाइम ए से बी तक, यानी ए पॉइंट ए जो होगा इसको मान लेते हैं आर ए, और जो पॉइंट बी है वो मान लेते हैं आर बी। आर बी इसका दे रखा है। अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। हाँ, इसको ई क्या है आपके पास, ई नॉट। अब यहाँ पे ई की जगह आप क्या रख दोगे, ई नॉट आई कैप, और माइनस तो रहेगा ही, डेफिनेशन में है माइनस, डॉट डी आर। डी आर क्या है, आप ए से बी की ओर जा रहे हो ना, तो डी आर क्या है आपके पास, ये छोटा सा जो डी आर है आपके पास, एक्चुअली इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी आर यहाँ पे वेक्टर है, तो डी आर को आप लिख सकते हो डी आर छोटा सा पाथ लेंथ, छोटा सा पाथ लेंथ टाइम्स माइनस आई कैप। लिख सकते हो कि नहीं, यस सर। अब ये लिखो यहाँ पे आई कैप और माइनस आई कैप हो गया निगेटिव आई, निगेटिव वन, और निगेटिव वन अंदर आ गया पॉजिटिव, ई नॉट इंटीग्रेशन आर ए माइनस आर बी डी आर। ये करोगे, और इसके बाद जब करोगे तो डी आर ये क्या हो जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन ये वाला टाइप का यही तो था, डीवी वाला टाइप का, वी इंफिनिटी से वी पॉजिटिव तक, उससे क्या कर देते वी दिस टाइम। तो यहाँ पे ऐसे, अब आर के सम में समझो, यहाँ डी, यहाँ आर के टर्म्स में सोचोगे तो डी आर का इंटीग्रेशन अब दिस वन, तो ये हो जाएगा आर लिमिट आर ए टू आर बी, यही होगा ना। यही होगा ना, यस सर। और इसको लिख देंगे यहाँ पे, फिर इसको फर्दर लिख देंगे, सर यही बात है तो रख देते हैं इसको, लिमिट इसको लिख देते हैं आर बी माइनस आर ए। अब बताओ आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए ये एक निगेटिव वैल्यू देगा कि नहीं, आर बी तो छोटा है भैया, आर ए तो लंबा है, तो छोटे में से बड़े वाले को माइनस करोगे तो निगेटिव वैल्यू देगा कि नहीं। ई नॉट Yes, तो sir. पॉजिटिव है, ई नॉट तो पॉजिटिव, ये निगेटिव दे रहा है, तो यानी ओवरऑल आपके पास जो आया है वो वैल्यू आपके पास जो आया है क्या, वी, आप ए से बी तक गए थे ना, तो यानी
सॉरी ए से बी, हाँ, तो पहले फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो आपके पास आपके जो डेफिनेशन के हिसाब से बनाए हो सर, उसमें आ रहा है ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो ये वैल्यू निगेटिव हो गया, तो यानी लेस देन 0, यानी सर वीबी यहां बोल रहा है कि वीए ज्यादा है सर वीबी से, ये आपका डेफिनेशन कह रहा है सर, ये आपके डेफिनेशन से हम काम करके लाए सर, और देखो यही आया। और आपने जो दूसरा लॉजिक दिया था उससे कहा था कि वीबी ज्यादा होना चाहिए। फील्ड के अगेंस्ट गए सर, तो किसके बात को माने सर? तो सर इसमें एक जादू नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। इसी के लिए मैं इस चीज को बोलता हूं कि अब जो आप क्वेश्चंस करोगे वो इस ढंग से करोगे कि पहले आप मूव करो कि जितना भी जैसा होगा, इस फॉर्मूलाज को अगर यूनिफॉर्म फील्ड वाला जो क्वेश्चंस आएगा, आप क्या करोगे, डीवी वाला जो फॉर्मूला लगा हुआ है माइनस ई डॉट डी आर, ये इसको आप जनरली छेड़ोगे नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरह से बनाया जाता है चीजों को आपको मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब जब आप कहोगे तो डेल्टा वी आप ऐसे लिखोगे, ई इंटू डी करोगे, ठीक है, और ऐसा कहोगे कि अगर हम फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर फील्ड के साथ जा रहे हैं तो निगेटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड आप ई इंटू डी ही लिखोगे, सीधे ऐसे ही लिखोगे। ई इंटू डी, डी क्या है, लेंथ ऑफ दिस पाथ, ये पाथ। अब यहां पे दिक्कत क्या है, ये बात समझने की कहते हैं सर, ये होगा, ये सच्चाई है, बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा ए के रेस्पेक्ट में, हम फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन सर यहाँ डेफिनेशन, यहाँ पे दिक्कत क्या आई सर, यहाँ पे जब आपने डी आर लिख दिया ना सर, तो डी आर को आप गारंटी दे रहे हो कि पॉजिटिव नंबर होगा। तो आप जब इस बात की गारंटी दे रहे हो ना, तो यहाँ आर बी माइनस आर ए की नहीं बात बोल रहे हो, आप बात कर रहे हो आर ए माइनस आर बी की, क्योंकि तभी होगा जब लंबे वाले में से छोटा वाला माइनस होगा। आप क्या बोले, डी आर क्या हो गया, पाथ का लेंथ का पाथ कभी निगेटिव होता है क्या? आप बोलते हो क्या, मैं 2 - 2 मीटर लंबे पाथ पे चला? No, sir. No, sir. तो ये डीआर गारंटी देते हैं इस चीज का कि हमने अब डायरेक्शन हटा दिया। हाँ, डीआर का वैल्यू जो निगेटिव आते रहता था, पॉजिटिव आता था, उसको समझते थे डायरेक्शन के कारण, लेकिन इसको आपने तोड़ा, डीआर इंटू जो कैप डायरेक्शन है उसको बता दो, और यहां पे गारंटी दी कि ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये लेंथ ऑफ द पाथ है। तो इस केसेस में क्या हो जाते हैं कि हमेशा लिमिट को देखा जाता है कि सबसे छोटा वाला वैल्यू नीचे लिमिट में पड़े, इसकी गारंटी दो। तभी आप डीआर हमेशा लेते हैं। ये इंटीग्रेशन का टर्म होता है, ये इंटीग्रेशन जब आप पढ़ते हैं तब उसको एक चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो आप जब इस समय ये लिखे तो आपको इस समय ये बनाना पड़ेगा। कहाँ था, नीचे से स्टार्ट किए थे ना, ए से, तो यहाँ बी लाओ, आ रहे, इसको लेंथ को पॉजिटिव रखना है, इसको आपको डीआर को पॉजिटिव रखना है, तो आपका जो इधर वाला वैल्यू होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। हाँ सर, आर भी छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है, तभी आप इसको उसको खोल दिया आपने, ये काम उस समय करना पड़ेगा आपको ये। अब देखो, आप इंटीग्रेट करके देखो, आप वही वैल्यू आएगा। अब देखो ई बाहर आ गया, डी आर रह गया, कहां से, डी से ए तक, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला नीचे में रह जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा, और ये तब क्या हो जाएगा, आर ए माइनस आर बी। हाँ सर, ये तो वही वाली बात हो गई, आर ए माइनस आर बी, और ये पॉजिटिव है सर। और यही बात के लिए आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे जब मैंने आपको वर्क डन वाले में पढ़ाया होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो वहां पे भी जब इंफिनिटी से आर तक ले जाते हैं तो वहां गारंटी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप बोल रहे हो कोई डिस्टेंस इतना इंफिनिटी आप है और ये आर डिस्टेंस है दूर, ये पॉइंट आर डिस्टेंस है कोई, ये पॉइंट
r डिस्टेंस है और ये इंफिनिटी डिस्टेंस है। इस पॉइंट से इस तरफ तक ले जाएंगे तो ये लेंथ ऑफ ड पाथ होगा, ये लेंथ ऑफ द पाथ होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। अगर आपने फील्ड वहां पे dr जैसे ही कन्वर्ट कर दिया, जब dr में कन्वर्ट किया, डॉट प्रोडक्ट सब लेके सब कुछ लास्ट में जब dr पे लाते हो, तब आप कहोगे कि नहीं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इंफिनिटी को इंफिनिटी से माइनस समथिंग करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये गारंटी दी हुई है पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव तभी होगा जब आप r इंफिनिटी और r इंफिनिटी में से कुछ डिस्टेंस माइनस करोगे आर ए, तब ये जाके ये जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव होगा और ये पाथ का लेंथ होगा। अगर मान लो आर ए यहां आ गया, आर ए यहां तक आ गया, और ये आर इंफिनिटी माइनस आर ए, ये क्या पाथ का लेंथ ही बता रहा है, ये वाला पाथ का लेंथ बता रहा है ना। यस सर। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। इसी के लिए मैं नीट वाले बच्चों को कहता हूं कि आप ये फॉर्मूलाज याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच में डेरिवेशंस में बहुत चीज उल्टा पलटी होता है। आप उस चीज को समझोगे नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई गई है वो उतने एक्सप्लिसिट वे में। ठीक है, तो अब से हम यही याद रखेंगे कि हम जैसे भी अगर डेल्टा वी वाला क्वेश्चंस करेंगे तो हम ई इंटू डी लिख देंगे साथ में। ये वाला टाइप के इंटीग्रेशन सब ले आएंगे, वही रहेगा, वही सब इसी से ही लाए हैं। ई इंटू डी भी उसी से लाए हैं। यही तो हो गया ई नॉट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड था, और ये डी तो है ही, आर ए माइनस सॉरी हाँ आर ए, हाँ आर ए माइनस आर बी, यही तो है, ये लेंथ आर ए माइनस आर बी। अगर इसमें से ये माइनस कर दूं, ले जाके ये देखो ये वाला माइनस कर दूं आर बी, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा। बचेगा कि नहीं? यस सर। तो ये वाला क्या है, पाथ लेंथ है, तो ई नॉट डी कर दिया, यही तो है वो चीज। तो आप इस फॉर्मूलाज को याद रखिएगा, ई इंटू डी, और डायरेक्ट वैल्यू इसके साइन कैसे लगाएंगे, फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, फील्ड के साथ जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए सेम चीज, अब इस छोटे से चीज को डिस्कशन करने के लिए मुझे यहाँ पे अब इसी का खेल यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, ई का फील्ड यहाँ बताइए, अगर बाहर वाला पॉइंट है, अभी हम मानते हैं पी जो पॉइंट है वो बाहर वाला पॉइंट है, ये पी वाला पॉइंट जो है बाहर वाला पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट है, अभी इसी के लिए मानते हैं। ठीक है, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए जो हर पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं? और डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव मान के काम कर रहे हैं आर कैप, निगेटिव होगा तो अपने आप यहाँ क्यू निगेटिव हो जाएगा, तो क्यू निगेटिव वैल्यू यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस आर कैप होता है, तो माइनस आर कैप मतलब इनवर्ट्स की तरफ बन जाता है, तो वो अपना कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी पॉजिटिव मान रहे हैं और साथ में अपने आप क्यू अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया टाइम्स इंटीग्रेशन माइनस ये डी आर डॉट, अब डी आर को तोड़ेंगे, डी आर कहां से जा रहे हैं, इनफिनाइट से आर तक जा रहे हैं, इनफिनाइट से जब आर की तरफ जा रहे हैं तो ऑफकोर्स डायरेक्शन आपके पास आएगा डी आर टाइम्स माइनस आर कैप, आएगा कि नहीं? आर कैप जो आपने आउटवर्ड माना है पॉजिटिव, उसके अपोजिट है, तो ये आर कैप, तो ये माइनस आर कैप होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। तो डी आर वैक्टर को हमने किस में फॉर्मेट में तोड़ा, डी आर टाइम्स माइनस डी आर। अब इसको गारंटी देना पड़ेगा कि नीचे वाला जो हो, कभी भी हम डी आर वाला देखेंगे तो आर माइनस इंफिनिटी जो होना चाहिए वो एक निगेटिव वैल्यू देगा, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा सर मुझे, तो इसी के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर टू इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पे माइनस आर
डॉट आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सब बाहर निकाल लेते हैं। सॉरी, आर बाहर नहीं जाएगा, आर के टर्म्स में ही इंटीग्रेशन है, तो आर एक वेरिएबल है, के क्यू बाहर आ जाएगा, और क्या रह जाएगा अंदर में, अंदर में आपके पास रह जाएगा 1/r², आर डॉट माइनस आर, तो ये क्या होता है, आर डॉट माइनस आर क्या होगा, अरे ऐसे समझो, ए डॉट माइनस ए क्या होगा, तो ये माइनस साइन बाहर रख लो भैया, तो आप इसको कह सकते हो, ऐसे लिखते हैं ए डॉट ए, ये क्या हो रहा है बताओ, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, -a² आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं, यस सर। तो यहाँ पे r डॉट आर आएगा, r डॉट आर है, तो r डॉट आर में क्या आएगा, -r², और r, सॉरी ये जो, मतलब आप समझ गए मैं कंफ्यूजन कहाँ पे, ये जो r है, ये r जो है ये यूनिट वेक्टर है, ऊपर वाला डाले हुए, नीचे r है, ये लेंथ है, तो यहाँ पे पॉइंट पे हम अगर इसका ये पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, तो r डिस्टेंस कितना दूर टाइम्स कैप, ये हुआ आर कैप, तो आर कैप डॉट आर कैप जो होगा वो एक यूनिट वेक्टर है, आर कैप भी कैसा यूनिट वेक्टर, कैसे मालूम चला, ऊपर में ऐसा लगाते हैं, आई कैप लिखते हैं, आई ऐसे वेक्टर नहीं लिखते हैं, लिखते हैं क्या, आपने आई कैसे देखा है क्या, इस चीज को एक्सप्लिसिटली बताने के लिए कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो है 1 है, ये बताने के लिए हम एक्सप्लिसिटली उसके ऊपर ये लगाते हैं, तो ये आई कैप जो है वो एक्स डायरेक्शन की तरफ वाला एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको कहते हैं एक्स डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर, तरफ वाले यूनिट वेक्टर को आई कैप कहते हैं। अगर जो आर कैप लिखते हैं, आर कैप वो क्या होता है, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जो कि रेडियस है, दिस लाइन इज लाइक दिस लाइन एक्चुअली रेडियस की तरह है, यानी ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, तो इस लाइन पे कोई पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर लिखिएगा तो यही बनेगा ना, ये एक पोजीशन, तो ये है क्या, r इंटू आर कैप, यानी डायरेक्शन, मतलब आर कैप समझ लो कि ये आई कैप की तरह ही है, ये कह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पे नहीं होके कोई एक एक्सिस है, उस एक्सिस के तरफ डायरेक्शन, उसको हम कह रहे हैं आर कैप। अब वो आर कैप, जो आर कैप है वो हो सकता है आई कैप कब बन जाएगा, जब एक्स एक्सिस और ये वाला लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, ये बात समझ में आया, यस सर। सबको समझ में आया, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. अगर मान लो कि अगर यही होता है, अगर मान लेते हैं कि अगर हम यहां लेते, ये लाइन लेते, ये लाइन लेते, तो आप बोलते सर कि देखिए सर यहाँ पे आपने पॉइंट लिखा है, इसका आर डिस्टेंस दूर, ये सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, और क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है, पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, वो मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे सर, तो ये देखिए सर डायरेक्शन के लिए क्या होगा, इसका टेल, टेल कहां से होता है, इनिशियल पॉइंट पे टेल पड़ता है, तो पोजीशन वेक्टर तब डिफाइन करते हैं जब इसका इनिशियल जो पॉइंट है हमेशा ऑरिजिन ही पर, हम ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही देख रहे हैं, ऑरिजिन, और ये रहा हेड, इसका लेंथ जो कि हम r डिस्टेंस दूर है, और डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, तो इसको कह देते हैं इस लाइन पे एक डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन को कह देते हैं आर कैप, ये डायरेक्शन पूरा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, -r कैप होगा कि नहीं, अगर कोई इस तरफ जा रहा है तो, कोई इस तरफ जा रहा है तो आई आर कैप के डायरेक्शन में जा रहा है, और ऐसे कोई आ रहा है या इधर से ऐसे जा रहा है तो -r कैप के डायरेक्शन में जा रहा है, समझ में आ गया ना। यस सर। तो यहाँ पे आपने बोला कि देखिए सर आप कर क्या रहे हैं सर, आप एक सेकंड में फिर से सबको मिटाता हूँ,
एक सेकेंड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम इसको डील करते हैं। ठीक है, आपने कहा सर कि यहाँ पे आप जो बोल रहे हो कि ई डॉट डी आर लिख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इसका अर्थ क्या कर रहे हो? इसका अर्थ कर रहे हो सर ये सोर्स चार्ज होगा, ये पॉइंट है, आप कर क्या रहे होगे, इस फील्ड के अगेंस्ट एक पॉइंट आ रही है, और कहां तक आ रही है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक, एक सर्टेन डिस्टेंस यहाँ आर तक आ रही है। इनिशियल पॉइंट क्या है, इंफिनिटी है, इनिशियल पॉइंट है आपके पास इंफिनिटी, जो कि इंफिनिटी पे है, इस पॉइंट पी तक आ रही है, एक पॉइंट, ठीक है। और ये कैसा है, आपके पास जो फील्ड लाइंस है वो कैसा है, रेडियली आउटवर्ड। आपके पास जो पॉइंट चार्ज के लिए जो बनता है, क्योंकि बाहर वाला पॉइंट तो इसके लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा होगा, ये स्फीयर, राइट। तो इसके लिए जो है आपके पास, ये देखिए फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रही हैं, तो आप क्या कर रहे हो, फील्ड लाइंस ये यहां तक ही ड्रॉ करते हैं, यहां तक ही ड्रॉ करते हैं, इनफिनाइट तक जाके फील्ड लाइंस खत्म हो जाती है। तो यहां तक आपके पास जो फील्ड लाइंस है वो ऐसा दिख रहा है सर, रेडियली आउटवर्ड। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट उसी लाइन पे क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे मूव करते हुए पी तक ले आया। तो मैंने एक पॉइंट को ऐसे पी तक पुश किया है, और मैं देख रहा हूं कि मैंने फील्ड के अगेंस्ट गया हूं, फील्ड के अगेंस्ट इसको पुश करते हुए लाया हूं। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस देखो इस डायरेक्शन में, और इसके एक डायरेक्शन में, इस वाले लाइन के एक डायरेक्शन को मैं कहता हूं जो कि रेडियली आउटवर्ड है, उसको आर कैप कहता हूं। ठीक है, ये सेम स्टोरी किसी के साथ भी हो सकती है सर, ये वाला ये लाइन के साथ भी स्टोरी बन सकती है। इस डायरेक्शन को बोल देंगे, क्या कह देंगे, आर कैप। अब मैं बोल रहा हूं कि इंफिनिटी से एक पॉइंट को ले आ रहा हूं किसी यहां पॉइंट तक पी पे सर, मुझे मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे क्या है, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो इसी के लिए मैं क्या बोलता हूं, हर पॉइंट पे क्या लिख रहा हूं, कि हर पॉइंट पे इसका जो होगा, इस पॉइंट पे अगर मान लो ये पॉइंट यहां पे होगा उस समय, तो कुछ सर्टेन डिस्टेंस दूर आर होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव अभी मान रहे हैं, तो रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, यानी रेडियली आउटवर्ड मतलब इस लाइन पे आगे की ओर, उस डायरेक्शन में, ऐसा डायरेक्शन में, ठीक है। डॉट, अब आपने जो सर जो मूवमेंट की है वो माइनस इंफिनिटी से पी की ओर जाने की है, तो आपको ऑफकोर्स इसी तरफ जाना पड़ेगा, यानी आर कैप के डायरेक्शन के अपोजिट जाना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तभी तो आप इंफिनिटी से पी तक जाओगे। तो यहां पे आप लाओगे डी आर, और ये हो जाएगा माइनस आर कैप, ये क्या हो जाएगा, डी आर का डायरेक्शन, वेक्टर इस फॉर्मेट में आएगा। इसके बाद जब आप डी आर कर रहे हो सर, आपने बोला लिमिट के लिए ऐसे करना पड़ेगा, ये आर से इसको इंफिनिटी रखना पड़ेगा, क्योंकि आर इंफिनिटी माइनस आर ए हो सकता है, यानी लंबा वाला लेंथ माइनस छोटा वाला लेंथ एक पॉजिटिव नंबर देगा, वो पाथ का लेंथ देगा। लेकिन आर ए माइनस आर इंफिनिटी, इंफिनिटी का जो रेडियस है ऑफकोर्स वो आर कितना है, वो एक्चुअली में इंफिनिटी है, और ए कुछ होगा वैल्यू आर नॉट, इंफिनिटी में से आर नॉट जाएगा माइनस इंफिनिटी, निगेटिव है सर, तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये मैथमेटिक्स कहती है, मैथमेटिक्स कहती है हम इंटीग्रेशन जब करते हैं हमेशा बढ़ते टर्म में करते हैं, और हम ऐसा हमेशा करते हैं एक्स प्लस एक्स डी एक्स वाला जो सेंस रखते हैं, डीएक्स जब बोलते हैं तो, यानी एक्स से हम आगे गए एक पॉइंट। तो आप इसको इतना मत समझो, इसको मैं इतना नहीं बोलने जा रहा हूं, आपको बस ये क्या कहना है कि गारंटी देना है कि ये जो डिफरेंस होना चाहिए क्या पॉजिटिव होना चाहिए, ये बस गारंटी देना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो के क्यू बाहर आ जाएगा, डी आर वेक्टर माइनस, सॉरी आर वेक्टर, आर यूनिट कैप डॉट
माइनस आर डी यूनिट कैप, ये क्या होगा बताओ? अभी मैंने बताया था। अरे इसको ऐसे ही ले लो यार, आर यूनिट वेक्टर मॉड, इसका आर यूनिट वेक्टर, माइनस को बाहर रख, माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसको जब बाहर निकाल दिए तो आर डॉट आर, तो इसका कैसे लिखते हो? आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड टाइम कॉस थीटा। थीटा क्या है? आर और आर के बीच में क्या है? आर और आर के बीच में डायरेक्शन कितना होता है? हमेशा जीरो होगा। जिस डायरेक्शन में आर है तो उसी डायरेक्शन में फिर वही आर ले रहे हैं, तो दोनों ओवरलैप करेगा, तो उनके बीच में थीटा जीरो, तो कॉस जीरो वन। और ये क्योंकि इसका आपने डिफाइन ही नहीं किया है, यूनिट वेक्टर ऊपर से बताया है, तो इसका अर्थ ये वन होना पड़ेगा उसको, ये वन इंटू ये भी वन, तो ये वन 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 हो गया, तो ये वैल्यू टोटल हो गई वन, और माइनस लगा हुआ था तो माइनस रह गया, तो माइनस वन। आप ऐसे भी सोचो, ये देखो डी आर किसका है? इधर है, आपने आर वेक्टर इधर देखा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? डी आर वेक्टर, सॉरी माइनस आर कैप और आर कैप, यही है। आर कैप इस डायरेक्शन है, माइनस आर कैप इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 180। तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट जो होगा तो क्या होगा? -1। माइनस वन होना चाहिए, ठीक है? तो माइनस वन आ गया, और माइनस वन टाइम्स माइनस वन पॉजिटिव वन बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? यस सर। सॉरी ये कैसे हो गया? अच्छा, ये माइनस वन तो पूरा लेके है ना, आर डॉट, हाँ पूरा माइनस वन, तो यही क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हो गया? माइनस आर कैप, और आर कैप का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आपके पास आएगा माइनस वन। आप ऐसे समझो, ये वेक्टर के फॉर्मेट में ये रहा माइनस आर कैप, ये रहा आर कैप, ये रहा इनके बीच में एंगल, और ये रहा इसका, ये भी एक यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड वन वन है। तो वन वन वाले जो वेक्टर जिसका वन मैग्नीट्यूड है, इसका भी वन मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री बनता है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? माइनस वन। या ऐसे समझो, इसको माइनस को बाहर ले लिए तो आर डॉट आर ये होता है वन, माइनस वन। ऐसे ही आई डॉट आई क्या होता है? जे डॉट जे क्या होता है? के डॉट के क्या होता है? समझ में आया क्यों सब होता है? के डॉट के वन क्यों होता है? सर आप बोलोगे कि आप ही का डेफिनेशन है, भैया आप अपने डेफिनेशन पे एक बार कायम रखो ना यार। ए वेक्टर, आपने डेफिनेशन ही दिया है कि वेक्टर, टू वेक्टर्स आर देयर ए डॉट बी, इसका अर्थ ये होता है कि ए बी इनका मैग्नीट्यूड टाइम्स उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कॉस। तो यहाँ पे आपने लिया है आई डॉट आई, तो यहाँ पे देखो इसका मैग्नीट्यूड, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? वन, इसका भी मैग्नीट्यूड है वन, और दोनों सेम वेक्टर है। यहाँ पे तो ये वाला स्टोरी हो गया, ये वाला स्टोरी होगा ए डॉट ए, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और दोनों के बीच में एंगल तो हमेशा वही रहेगा ना सर, दोनों सेम वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर है, तो दोनों सेम वेक्टर, उनके बीच में एंगल क्या रहेगा? और उनका मतलब ठीक है मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, ये सॉरी मैग्नीट्यूड भी अलग अलग नहीं होगा, वो तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, कर जाएंगे कि नहीं? तो दोनों जब ओवरलैप कर गए तो कोई एंगल बना रहे हैं क्या? वो दोनों ऐसे रह गए, एंगल कोई बना रहे हैं क्या? जब तक ऐसे खुलेंगे नहीं तो एंगल बनेगा ही नहीं। ये बात समझ में आ गई ना? तो ये यहाँ पे आर डॉट माइनस आर क्या आपके पास आ रहा है? माइनस वन, माइनस वन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, और डी आर अंदर में बच गया, यही हो गया, ये हो गया कि नहीं? यहां से यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस सर।
ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। तो यहां से आ गया, तो के क्यू 1/r² -1 अब आ गया, ये चीज आपके पास आ गई -k/q। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन r टू इंफिनिटी 1/r² dr, ये आपके पास अब सच धज के ये चीज आ गई। और ये किसका इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था? हमने किया था E.dr का, E.dr का। हमारे पास जो dv है वो क्या है? माइनस टाइम्स E.dr। तो इसका माइनस टाइम और ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा? dv। और dv कहां से कहां तक है? इंटीग्रेशन v इंफिनिटी से va तक। यहां पे देखो, यहां पे जब आप dv खोल रहे हो ना, यहां पे dv खोल रहे हो तो va माइनस v इंफिनिटी करोगे, ये पॉजिटिव नंबर देता है सर, ये गारंटी है। तो इसी के लिए कुछ चेंज नहीं किए, हाँ सिर्फ इसको यहां पे चेंज करना पड़ा। तो यहां पे देखोगे फिर आ जाएगा के क्यू और -r² का इंटीग्रेशन इसके रेस्पेक्ट में तो कैसे करते हैं? r⁴n का dr के टर्म्स में इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ऐसे आता है, ये इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, r प्लस सी, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसका होता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? -2 है, 1/r² को लिख सकते हैं ना यार, r-2। तो ये आ गई कि नहीं इस फॉर्मेट में? इसके रिस्पेक्ट में dr करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका होगा r⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी, कोई कांस्टेंट है। ये हुआ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट हो जाता तो लिमिट आ जाता, तो यहाँ पे प्लस सी हट जाता और फिर क्या रह जाता? फिर लिमिट आ जाता, जहां से जहां तक ले जाना है आपको। तो ये आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा? माइनस टाइम, टाइम हो गया क्या आप लोग का? अच्छा हाँ हो गया थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा माइनस टाइम आपके पास आएगा, ये r⁴ -2 है, तो इसका आएगा आपके पास n+1 यानी -1 डिवाइडेड बाई -1, यही आएगा ना? Yes, sir. तो यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस में, और लिमिट आ जाएगा आपके पास r से इंफिनिटी। आया कि नहीं? यही आएगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. इसमें फॉर्मूला रखे हैं, ये n इजिकल टू -2 आ रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू -2, तो इंटीग्रेशन ये होता है, तो यहाँ पे फिर -2 रख दो, तो यहाँ -2 + 1 तो -1 बन जाएगा, तो 1/r हो गया वो। और नीचे में इसको ऐसे लिख दो, ऐसे समझो, अभी r⁴ -1 हो गया, नीचे में क्या रहा? -2 + 1 यानी -1 आ गया, और लिमिट रह जाएगा, तो यानी हो जाएगा -1/r, और लिमिट लगा हुआ रहेगा, कहाँ से कहाँ तक ले जाना। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? आ गया तो अब रख दो, ये माइनस के क्यू, ऊपर में रखोगे 1/∞ -1/r, रखोगे कि नहीं जब इसके साथ वैल्यू पुट कर दिए तो? Yes, sir. तो ये माइनस, ये 1/∞ 0 हो जाता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो KQ/r। यही पॉइंट चार्ज के लिए भी आ रहा था ना? Yes, sir. यानी हमने क्या बोला कि पॉइंट चार्ज P के लिए जो आपके पास, हमने वहां पे ये पॉइंट चार्ज के लिए कैसे निकाला था? हमने वो वर्क एनर्जी वो वाला से निकाला था, वो वर्क बाय डन बाय एक्सटर्नल वाले से, याद करो। हमने इस बार ये निकाला इसके टर्म से, इसके हेल्प से।
पॉइंट चार्ज के लिए वहां पे हमने निकाला था, जो आपके पास था वो ये था कि dv इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम टेकिंग इंफिनिटी टू ए, तो यहाँ पे dv की जगह यहाँ पे लिखते थे वी ए माइनस वी इंफिनिटी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। हमने वहां से निकाला था, वहां पे के क्यू बाई आर आया था। ये देखो सेम चीज आ रहा है, यही यहां से भी आया है के क्यू बाई आर। और क्योंकि वी इंफिनिटी पे क्या मानते थे हम, पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, तो ये वी ए हो जाता है। तो उसी को तो पॉइंट पे बोलते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको? Yes, sir. किसी को किसी में डाउट? बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है ना, थोड़ा मैथमेटिक्स लग जाता है यार, थोड़ा सा तो है ही मैथमेटिक्स। तो आपको इसी के लिए इस चीज के बीच में कहीं फरे नहीं, इतनी चीज आपको सोचने में बने नहीं, इतनी इंटीग्रेशंस वाले कॉन्सेप्ट, डॉट प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट, और इससे बचने के लिए आपको एक सुंदर सा सफाई सा उपाय, ये फॉर्मूला याद रखिए, के क्यू बाई आर। ये तो इंटरनल मैकेनिज्म है, हमने जो एक्सप्लेन किया कि कैसे आती है चीज। तो आपको ये चीज मालूम रखना पड़ेगा कि हम जो निकाल के ला रहे हैं ये इतना भी हम नहीं गिरेंगे कि किसी चीज को बिना मतलब के रट लेंगे। उसका लॉजिक है, पहले वो भी समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कम से कम देख लेंगे कि ठीक है ऐसी लॉजिक से ये लॉजिक हो रहा है। ताकि क्या होता है ना कि आज जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, सेम लॉजिक तो सेम रहता है। आज ये चैप्टर पढ़ाऊं या वो चैप्टर पढ़ाऊं, फिजिक्स के लॉजिक को थोड़ी छोड़ सकता हूं। तो वो लॉजिक को क्या करता है, धीरे धीरे स्ट्रांग बनाता है उसी लॉजिक को। समझ रहे हैं? वहां पे भी आप पूछोगे, यहाँ पे जब आप डीवी में करोगे, सर यहाँ पे डीवी में आप कैसे, इसको देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे भी कि अगर इंफिनिटी से है ये वाला तो हमेशा पॉजिटिव हो, तो इसी के लिए तो इंफिनिटी पे जीरो माना है, तो ये वी ए माइनस, और ये पॉजिटिव नंबर आ गया। तो ये सारे चीजों को लॉजिक से बचने के लिए, ये बचने के लिए, चीजों को छोड़ने के लिए, ठीक है ना। और मेन आपको पता है इवन ये डीआर के कॉन्सेप्ट में क्यों हुआ है, डीआर के डीवी वाले में तो एक प्रकार से आपको एक बेनिफिट भी बन जाता है कि एक वेरिएबल के ऊपर निगेटिव वैल्यूज ले सकता है कि नहीं ले सकता है। आर कभी भी निगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकता है। कोई भी किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट का डिस्टेंस ओ से, कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। इसको बाय द नेचर ऑफ आर जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जब उसके डोमेन में जाके देख रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि आर का जो भी वैल्यू होगा वो सारे क्या होंगे, ग्रेटर देन जीरो होंगे या इक्वल टू जीरो हो सकते हैं। इसको उसके डोमेन ने बनाया, बचा रखा है ऐसे। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल चीजें अगर ज्यादा ना जाना पड़े, इससे अच्छा है कि हम ये फॉर्मूला याद रखें। तो ये सर हम बोल रहे हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पी है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है, कंडीशन लगा हुआ है, एक्सटर्नल पॉइंट है कैसे, स्फीयर का, आपके पास तीन स्फीयर सेम से होंगे, कौन कौन से, कंडक्टिंग में आपको बांटोगे, कंडक्टिंग में सॉलिड और हॉल, सॉलिड या आपके पास शेल वाला, सॉलिड या शेल वाला। फिर नॉन कंडक्टिंग में फिर आपके पास क्या होंगे, शेल वाला और सॉलिड। तो ये वाले ऐसे तो ये पॉइंट जो पी बाहर पड़ेंगे उसके लिए तो एक चीज सबके लिए सेम है सर, वो है बाहर वाले पॉइंट के लिए ई का फॉर्मूला सबके लिए सेम है। हाँ, इन तीनों के लिए सर, इन तीनों के लिए हर पॉइंट पे फॉर्मूला सेम है। इन चार के लिए सिर्फ बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट के लिए सारा फॉर्मूला सेम है सर। तो इस पॉइंट को मतलब नहीं है कि अगर बाहर यहां से यहां तक अब आप लाते हो तो इसको मतलब नहीं है कि आपने जो सॉलिड वाला स्फीयर है वो कंडक्टिंग स्फीयर है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है कि हॉलो है कि सॉलिड है। क्योंकि सब में क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कैसे किस सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है कि सब में क्या हुआ, सेंटर पे सब चार्ज चला गया। जहां पे भी हो सेंटर ने सबको बुलाया है, चार्ज यहां लेके पहुंचो, बाहर वाले पॉइंट पे मुझे कैलकुलेशन करना है।
लेकिन यहाँ पे जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड आपके पास जो स्फीयर आता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसके लिए क्या होता है, सिर्फ अंदर वाले पॉइंट के लिए चेंजिंग होती है, बाकी सब में सेम रहता है। तो ये चीज ऐसे याद रखेंगे, ठीक है ना, ये चीज ऐसे बना के रखेंगे माइंड में बच्चों। ये जो आगे हम बढ़ा रहे हैं ये ऐसे याद रखेंगे। स्फीयर को आप बांटोगे दो पोर्शन में, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। इसमें फिर दो पार्ट में फिर बटेगा, क्या होगा, सॉलिड और शेल। इसमें फिर दो पार्ट में बटेगा, शेल एंड सॉलिड। इन तीन केसों के लिए, इन तीन के लिए जो आता है आपके पास, वो ई का फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला सब सेम आता है हर पॉइंट के लिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस शो करता है किसमें, सिर्फ इंटरनल पॉइंट के लिए। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए चारों सब वैसे ही बिहेव करते हैं। चारों कैसे, नाम कैसे रखेंगे, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इसको कहेंगे शेल या थिन सेल कंडक्टिंग स्फीयर। इसका नाम रखेंगे थिन शेल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसको कहेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पूरा नाम ऐसे पड़ेगा, ठीक है। ये चीज याद रहेगी, एग्जामिनेशन हॉल में हेल्प मिलेगा, फॉर्मूलाज रखने में याद हेल्प मिलेगा। आप जानते हो इंटीग्रेशन और ये सब चीजों में बीच में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा झमेला हो सकता है, पंगे ले लेते हैं कभी कभी वो लोग, यस सर। ठीक है ना। तो वैसे ही रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में अगर आपको पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना है तो आप यही रखोगे, डेल्टा वी। आप लिख दोगे सीधे ई इंटू डी, और देख लोगे कि हम फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं कि फील्ड के अलोंग जा रहे हैं। फील्ड के अगेंस्ट मतलब फील्ड लाइंस जो बनेगा, फील्ड लाइंस के अलोंग जा रहे हैं कि उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी हमारा इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फाइनल पॉइंट कहाँ है, वो बताएगा, हेल्प करेगा कि हम कैसे जा रहे हैं, फील्ड लाइंस के अगेंस्ट जा रहे हैं कि उसके जा रहे हैं। तो उसी के हिसाब से डेल्टा वी पॉजिटिव और निगेटिव आ जाएगा। हालांकि ये वाला फॉर्मूला तो वहां पे भी लगेगा, ये वाला जो डेफिनेशन है वो वहां पे भी लगेगा। सबके जन्मदाता तो यही, अगर ये पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, ये वी ए से वी बी तक जा रहा है, तो यहाँ से आर ए से वो आर बी तक जा रहा है। ठीक है, यस सर। सबको समझ में आ गया भाई Yes, sir. लोगों? भाई लोगों सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो एक और बात, एक छोटी सी बात मैं समझा देता हूँ। आपको मैंने बोला अगर यहां से यहां तक लाए, यहां से यहां तक लाए, तो आपने यहाँ पे पोटेंशियल क्या बताओगे, वी एट आर। मान लो ये सरफेस पे मैं ले आया, ठीक है, इसको मान लेते हैं एस बोलते हैं, सरफेस का एक पार्ट है, ये पॉइंट है एस, पॉइंट एस सरफेस का एक पॉइंट है, ठीक है, ऐसे वहां तक का पोटेंशियल क्या होगा, अगर इसको जस्ट एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं तो, जस्ट एक्सटर्नल पॉइंट, तो के क्यू बाई आर रखोगे आप। यस सर। तो आर रखोगे तो फिर बोलोगे इसका आर का वैल्यू क्या है भैया, ये पॉइंट जो है इसका आर, ये ओरिजिन जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है कितना दूर है ये पॉइंट, ठीक हो गया, आर इज इक्वल टू उसके लिए कैपिटल आर है कि नहीं। यस सर। तो पोटेंशियल एट द सरफेस क्या हो गया, के क्यू बाई आर। क्या वो सबके लिए सेम रहेगा, हाँ सर, हाँ सर, ये सब पॉइंट सेम रहेंगे, इस पॉइंट सबका आर तो सेम है ना सर, तो के क्यू बाई आर ही तो रखते हो फॉर्मूला, तो सबके लिए कैपिटल आर। आर तो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, कहां से, सेंटर ऑफ द स्फीयर से।
क्योंकि भाई आर आएगा, इसका ये हो गया कैपिटल आर। अब मैं बोलूं आप कर क्या रहे थे, उस पॉइंट को कहां से स्टार्ट किए थे, इन्फिनाइट से स्टार्ट किए थे और फील्ड के अगेंस्ट जा रहे थे कि नहीं, यही एक फील्ड लाइन लेते हैं, ये एक फील्ड लाइन हुआ, इस फील्ड लाइन को देखते हैं कैसा होता है हमारे पास, जो इससे जो फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, स्फेरिकली लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, रेडियली जो आपके पास स्ट्रेट रेडियल लाइंस जो होते हैं, इससे फील्ड लाइंस यही होते हैं ना, सारे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप समझ में आ गए कि एक एक फील्ड लाइंस पे मैं देख रहा हूँ, एक फील्ड लाइन पे, तो उसको क्या किया मैंने, इन्फिनाइट से स्टार्ट किया, उस फील्ड लाइन के अगेंस्ट में आया हूँ, तो मेरे अंदर क्या हुआ, उस पॉइंट से जैसे जैसे मैं बढ़ता गया हूँ, तो वहां से क्या हुआ, इस पॉइंट तक आया हूँ, एस पॉइंट तक, तो वहां तक आने तक का मुझे जो एक प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी वी कहां तक पहुंचा, एस, और वी इंफिनिटी से चला था। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल ये होता है, डिफरेंस होता है, ये हमने निकाला है के क्यू बाई आर होता है, और यहाँ पे एस क्यू पॉइंट है, एस जो पॉइंट है जो कि आर डिस्टेंस दूर है उस सेंटर से, यानी वो सरफेस का पार्ट है, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर में। और ये क्योंकि हमेशा जीरो होता है, तो ये एक्चुअली वी एस माइनस वी इंफिनिटी में वी, ये इंफिनिटी हम जीरो अज्यूम करते हैं, तो ये एक्चुअली हो गया वी एट एस, तो ये हो गया के क्यू बाई आर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एट एस जो होगा वो होगा के क्यू बाई कैपिटल आर। अब बताओ अंदर में फील्ड होता है क्या, अंदर में फील्ड होता है, अगर आपके पास जो 3 केस मैंने बताया है, 3 केस, उसमें फील्ड लाइंस अगर मैं देखूं तो अंदर में कोई फील्ड है ही नहीं। तो आपको मैंने बोला कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करता है जब आप फील्ड लाइंस के अगेंस्ट जाते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है जब आप फील्ड लाइन के अलोंग जाते हो। जब फील्ड लाइन हो ही नहीं तो आप क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया ये बात? अरे हाँ या ना बोल दो, सो गए सब? यस यस। सबको समझ में आया तो रुको मैं पूछता हूँ किस किस को। दिव्या आपको समझ में आया? दिव्या बेटा अनम्यूट करो, बोल दो हाँ एटलीस्ट, अब वो बोलेंगी। हेमराज बेटा आपको? अच्छा मीनाक्षी बेटा आपको? यस सर। ठीक है, प्रीति बेटा आपको? यस सर। अच्छा, शालिनी बेटा आपको? यस सर। प्रीति बेटा आपको भी आ गया, सोनाक्षी बेटा आपको भी आ गया। देखो एक एक भाग गया, एक दो भाग गए, ये डर जाते हैं, डरो मत यार, अभी कोई डरने की बात नहीं है, मैं क्या करूंगा, पूछ लिया बस, है कि नहीं, पूछ लिया और क्या करूंगा। तो यहाँ पे जब एस पॉइंट तक आए थे, यानी पॉइंट को आया था, तो यहाँ पे एक्चुअली फील्ड के अगेंस्ट जा रहा था वो। अब कोई फील्ड है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूं कि हर पॉइंट पे एक्चुअली में अगर आप इंफिनिटी से लेके आ रहे हो, इस पॉइंट पी, जब इंटरनल पॉइंट पी कोई पे लेके आ रहे हो, तो इसको मैं क्या कहूंगा कि अब दो पार्ट में दो रहा हूं सर, कि आप क्या कर रहे होगे, कहां से लेके आ रहे हो, इंफिनिटी से पी की ओर लेके आ रहे हो, तो सर आप क्या कर रहे हो, इंफिनिटी से पहले उसको आर तक लेके आओ, और आर से फिर क्या ले जाओ, पी की तरफ ले जाओ। पी कैसा पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट है, इसका कह सकते हो कि नहीं? यस। तो आर से इंफिनिटी से आर तक ला रहे हो, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और उसी को उस पॉइंट पे हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट वही डिफाइन करते हैं। तो एक पॉइंट जो आर डिस्टेंस दूर है, कैपिटल आर डिस्टेंस दूर है सेंटर से, वहां तक का, उस पॉइंट तक का आपको आता है वी एट, वो वी एट मान लेते जो एस माना था, दैट इज के क्यू बाई आर। और प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, यहां तो आप अब इस रास्ते को देखो, इस रास्ते को, इस रास्ते में आप जा रहे हो, तो क्या फील्ड लाइंस के अगेंस्ट या कुछ फील्ड लाइंस है क्या? नो सर। तो नहीं है, तो जीरो रहेगा, यानी आप बोलोगे ये एक पॉइंट पी है, अगर इसको एस उस समय लिखा हुआ था सिर्फ इसको कैलकुलेशन के लिए, अब इसको मैं बोल रहा हूँ पी, क्योंकि अब इसमें इसको भी जोड़ दिया, जीरो को भी,
वाह सर, जीरो में पहले भी जीरो जोड़ दोगे तो कोई बात नहीं है। ये जीरो कहाँ से आया? कोई फील्ड लाइंस है ही नहीं, और वो तब क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो मूव करो, कोई बात नहीं है, कुछ होगा नहीं ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो यानी अंदर वाले पॉइंट पे क्या है? जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे है वही है क्या? यस सर। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे। अब वीपी के केस में भी वैसे ही हो गया, और ये चीज तीनों में सेम रहेगा। किस तीनों में? कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, इसमें सॉलिड शेल, और इसमें शेल, और इस सॉलिड को थोड़ा सा बाहर रखेंगे। तो इन तीनों के केस में इनका इलेक्ट्रिक वेरिएशन सेम होता है, तो ये बात याद रखेंगे। पहले क्या होगा? के क्यू बाई आर की तरह होगा, यानी पहले में ऐसा होगा। और यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ जाती थी, लेकिन पोटेंशियल यहाँ कांस्टेंट बना रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट एक्चुअली हम ला रहे हैं इंफिनिटी से, हमको ऐसे चेक करना पड़ता है कि इस पॉइंट तक पी तक लाए तो कितना हमको पोटेंशियल चेंज होते जा रहा है। अगर फील्ड के अगेंस्ट चलते जा रहा हो तो ऐसा हो रहा होगा कि ये सारे कुछ रास्ता जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है, और सब यहाँ पे जाके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है ये एक्चुअली इसके रिस्पेक्ट में जुड़ते 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 एक वैल्यू बन जाता है, और वो वी एट एस बन जाता है। अब अंदर में कुछ है ही नहीं, फील्ड है ही नहीं, तो अगर मैं इस पॉइंट के अगेंस्ट अगर चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा, तो कुछ हमारा पोटेंशियल तो कांस्टेंट बना रहेगा। तो इस सेंस में देखो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। देखो ये पॉइंट आप देखो, ये पी पॉइंट जो इंटरनल पॉइंट होंगे इस चीज का, ये बात जो पी पॉइंट चल रहा है, तो ये सारे पॉइंट जो इंटरनल पॉइंट है, इस पे जो आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है? देखो ये वैल्यू आ रही है के क्यू बाई आर, ये वैल्यू रहेगी। यानी इस पॉइंट पे आप देखो तो ये वैल्यू बनी हुई है, और इस पॉइंट पे भी ये वैल्यू रह रही है, इस पॉइंट पे भी यही वैल्यू है, और जैसे बाहर निकले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे ड्रॉप होगा। समझ में आया? ये किसके लिए? तीनों के लिए सेम होगा ये वेरिएशन वाला। सॉलिड के लिए आपके पास, मैं कहूंगा सॉलिड के लिए जो आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आता है, ये वही वाला बाहर वाले पॉइंट के लिए के क्यू बाई आर वाला फॉर्मूला होगा। लेकिन अंदर के लिए क्या होगा? इसके लिए आता है तो, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, इसके लिए आपको एक चीज बस पूछा जाएगा, बस वो चीज जान लीजिए, ये फॉर्मूला आता है। लेकिन इस चीज को आप जान रखिए कि इसको आपको इतने याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस समझिए कि वी एट पॉइंट, अगर पी अगर ऑरिजिन पे आ जाए तो उसको क्या करेंगे? ओ कहेंगे कि नहीं? ये पी ओ पे आ जाए तो उस केस में अगर आपको वी एट ओ लिखना हो तो क्या लिखेंगे? के क्यू बाई टू आर, कैपिटल आर, ये तो रेडियस है, 3 माइनस, अब स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी अगर ऑरिजिन पे आ गया है तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? बताओ। 0। 0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये आया आपके पास 3/2 के क्यू बाई आर। ये बात समझ में आया? सरफेस पे क्या होगा? इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? वी एट पी, वही वाला फॉर्मूला सर, के क्यू बाई आर, क्योंकि ये बाहर सरफेस पे हो या बाहर वाले पॉइंट, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, के क्यू बाई आर लगाएंगे, क्योंकि इसका आर जो है वो कैपिटल आर हो जाएगा, तो के क्यू बाई कैपिटल आर से। किसके लिए? पॉइंट पी जो कि सरफेस पे है, और सरफेस का एक पॉइंट सेंटर से, जो सेंटर ऑफ द स्फीयर से कितना होता है? कैपिटल आर डिस्टेंस दूर होता है, तो इसी के लिए इसका पोटेंशियल आ गया के क्यू बाई कैपिटल आर। अब मैं बोलूं क्या ये चीज सेम है ना, तो मैं बोल दूं वी एट ऑरिजिन इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ वी एट सरफेस। यस सर। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखिएगा कि जो सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है ना, जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है यहाँ पे अगर ऑरिजिन पे, वो होता है 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। ये बात याद रखिए।
और इस सब में एक चीज यूनिफॉर्मिटी चल रही है, हम ईस के ऊपर डिपेंडेंट है, ई डिपेंडेंट था सिमेट्री के ऊपर, गॉस लॉ पूरा सिमेट्री के ऊपर डिपेंड था, यानी सारा कुछ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सब में। तो इस केस में अगर आपको मैं पूरा नाम के साथ रोकूं, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये जो होगा वो आपके पास सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो होता है 3/2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो Yes, ये sir. वाला यहां तक खत्म करके इसका देखो, ये इसका ग्राफ कैसा आएगा बताओ? क्या ये ऐसा गया? हाँ सर ऐसा जाएगा। यहाँ पे सर आप देखो ये जो फंक्शन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, लेकिन सर ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, लेकिन सर सबसे मैक्सिमम जो होगा, ऑफ कोर्स सर बात की आप फीलिंग के साथ समझो ना सर, इसके अंदर हर पे फील्ड होता है ना सर, वहां पे तो फील्ड नहीं था, तो हमने यहाँ इन्फिनाइट से आर तक ले आए सर, तो इन्फिनाइट से आर तक लाए, तो आपने बोला ऐसे, आपने बोला कि सर, आपने बोला कि हम पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइन कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एक्चुअली ये होता है, ये एक्चुअली डिफरेंस होता है इन्फिनाइट और टी पॉइंट के बीच में। तो आपने बोला सर कि इन्फिनाइट से अगर आप टी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो इसको सर आप क्या करो, बीच में एक ब्रेक दे दो, v एट पी माइनस वी आर और प्लस वी आर लिख दो सर, और ये v इंफिनिटी रहने दो सर, ये वी आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया, v एट पी ही निकाल रहे हम, तो यहां पे vp माइनस वी आर और यहां पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आ जाए, सॉरी यहाँ पे ठीक है, vp माइनस वी आर, हाँ ठीक है, ये vp माइनस वी आर प्लस वी आर, यहां लिख देता हूं, प्लस वी आर माइनस वी इंफिनिटी। यही तो बात बोल रहे हो सर, इंफिनिटी से आर तक पहले जा रहे हैं, इंफिनिटी से आर तक जा रहे हैं, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये तो हम निकाले हुए हैं, के क्यू बाई आर वाला से आता है, और यहाँ पे क्योंकि वो आर तक आता है, यहाँ पे ये पॉइंट तक आता है जो कि आर डिस्टेंस, कैपिटल आर डिस्टेंस दूर है, तो ये आएगा सर। अब सर ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर, ये आपने बोलते थे कि जब फील्ड है ही नहीं तो इनके बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं था, वो पॉइंट आर और पी के बीच में, लेकिन इस बार देखो सर, आपने बोला फील्ड तो है, सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप का एक फील्ड है जो कि ऐसा ऐसा है, ये क्या है इंटू आर भी है। अब ये आर का फंक्शन है, यानी यहाँ आर कम, यहाँ पे फील्ड कम होगा, फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ कम होगी, ये ऐसी होगी, यहाँ बड़ी होगी, लेकिन डायरेक्शन सबका सेम होगा, रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे आऊंगा, इस पॉइंट पे आऊंगा, तो इस पॉइंट पे आके अगर मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखूंगा, तो यहाँ पे और बड़ी होगी, क्यों भाई, आर का फंक्शन, आर जितना बड़ा तो ई भी बड़ा होगा उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ छोटी होगी, यहाँ पे छोटी होगी, यहाँ और छोटी होगी, और आर जहां जीरो वहां पे फील्ड जीरो, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो एक प्रकार से देखो फील्ड के अगेंस्ट अभी भी तो चल रहा हूं, अगर आर से जा रहा हूं पॉइंट पी तक, सॉरी ओ तक, तो ई के अगेंस्ट जा रहा हूं ना, तो क्या यहाँ पे ये इस बार नॉन जीरो होगा क्या? क्या ये नॉन जीरो होगा? नहीं होगा ना, तो इसी के लिए तो देखो 1/2 इसमें जुड़ गया, 1/2 के क्यू बाई आर आ रहा है इसका वैल्यू, ये वाला वैल्यू जो आ रहा है ये वही आ रहा है, 1/2 के क्यू बाई आर आ रहा है। कैसे सर? आपने खुद ही बोला कि वी एट द ऑरिजिन क्या है, 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर। इसी लॉजिक को यूज करते हुए जब इस पोर्शन में इतना आया है तो इसको हाफ होना पड़ेगा, तभी तो सम होगा 3/2। ये बात समझ में आ गई? समझ में आई ना सबको? यस सर। तो यानी हमें बस ओरिजिन पे निकालना, और कोई पॉइंट बीच वाले पे नहीं निकालना पूछता, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना नीट में नहीं आता, नीट में जनरली नहीं आता। तो आपको ओरिजिन पे पूछेगा तो आपको हमेशा रखना 3/2 यानी 1.5 टाइम्स। देखो यहां तक था आपके पास 1.5 टाइम्स समथिंग, जो वैल्यू आ रहा है वी एट आर, यानी इससे बढ़ गया है, वी एट आर वी आर है बस,
और ये 1.5 टाइम्स हो गया, यानी बढ़ा है, 0.5 का एडिशन हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि यहाँ पे अंदर में भी फील्ड थी, तो उसके जब फील्ड है तो भैया मुझे फिर वही बात हो गया कि फील्ड में अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल तो और बढ़ते जाना चाहिए, तो बढ़ता गया, ऑरिजिन पे सबसे ज्यादा हो गया, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो यही देखो, यहाँ पे देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई है, वो आती है 3/2 टाइम्स ऑफ k3/r, 3/2, और इसका धीरे धीरे घटेगी, और घटेगी यहाँ तक आएगी, और फिर इसके बाद ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हुए नीचे चली जाएगी। समझ में आ गया? यस सर। किसी को डाउट? अगले सेशन में बस मैं डाइपोल के बार करके और ये वाला क्वेश्चन होके अगले सेशन में कर देता हूँ, और डाइपोल करके खत्म कर दूंगा, ठीक है? उसके कैपेसिटर हमारा आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? यस सर। किसी को भी डाउट? किसी को भी डाउट? तो इसी के लिए मैं बोलता हूं कि आपको इस बीच के झमेले से बचना है, तो फॉर्मूलाज याद रखिएगा, फॉर्मूलाज हमेशा माइंड में रखिएगा ये चीजों का, ठीक है? तो बहुत सहूलियत मिलेगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय बेटा। और मैं एक बार कोशिश करूंगा कि हो सकता है कि ये जो थ्योरीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार क्वेश्चंस पे आपको लगाना भी सिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो उस पे भी मैं आपको लगाऊंगा तो और अच्छे से मालूम चलेगा। तो हो सकता है कि मैं ये छुट्टी पर रहा हूँ, मैं एक दिन ले लूँ क्या, कि थोड़े दिन में तो 2-3 घंटे का क्लास साथ में जेई और आपके बीच में भी रहेगा, दोनों क्लास के बच्चे साथ में क्वेश्चंस करेंगे। यस सर। सही रहेगा ना? आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा ना? नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको ये थ्योरी पढ़ाया मैंने, अब ये फॉर्मूलाज को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपको सिखाना है, ठीक है? तो और अच्छे से आपको इजी बन जाएगा चीज, ठीक है? ऐसे आप घर में ट्राई करते रहिएगा, ठीक है बेटा? चलो बाय। बाय सर। बस बाय।